भाई लास्ट क्या करा था ये तो पता होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस करा था। बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए, बहुत शुक्रिया। चलिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किया था तो उस पे बेस एक दो क्वेश्चन मैं जल्दी से बता रहा हूँ, वो करिए और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। और फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पे आते हैं। सर आपका क्वेश्चन ये है कि हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। हीट इज सप्लाइड टू आइडियल मोनोएटॉमिक गैस according to P directly proportional to V such that temperature can change from T1 equal to 27 degrees centigrade to T2 is equal to if N is equal to 1, then calculate work done. दूसरा change in potential energy, and the third one is delta Q. ये तीन पार्ट है वो क्वेश्चन का। इसको 100 मत करो, इसको 127 कर लो, ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है? डू वी हैव एनी प्रोसेस जिसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ये तो एक प्रोसेस है। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रोसेस तो है, ये आपने प्रोसेस पढ़ा है। देखिए एक बात समझिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो आपने पढ़ा है। ठीक है, आपको याद होगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, या आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन, ये तो आपने पढ़ा है। बट आपने तीन या चार जो प्रोसेस पढ़े हैं, चाहे वेदर इट बी आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, उसमें कोई सा भी प्रोसेस आपने इस फॉर्म में नहीं पढ़ा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मेरी बात सुन लीजिएगा भाई, आप लोग अगर समझ पा रहे हैं, ये आपने प्रोसेस कोई सा भी नहीं पढ़ा है ऐसा। तो ऐसा प्रोसेस जो उन चारों प्रोसेस में सिर्फ किसी भी प्रोसेस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस प्रोसेस इज नॉट any of those four process, it is somewhat a different process and that process will be polytropic process। इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का नाम देंगे। आप क्यों नाम देंगे? देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू V, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V, क्योंकि आपको मालूम है, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय V, नॉट सम कांस्टेंट। यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि P इंटू V टू द पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस यू कैन राइट। और P V टू द पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट एनी ऑफ द नोन प्रोसेस। मतलब ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेस आप अगर आप ध्यान से देखें तो PV टू द पावर A के फॉर्म का दिखाई दे रहा है, जो मैंने लास्ट डे बताया था आपको। और मैंने आपसे कहा था कि इट वुड बी अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वेयर A can be anything, it can either be positive value or it can be negative value। ठीक है, it can be any of the value, fractional value, positive value, negative value, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑब्वियसली उसी फॉर्म पे दिखाई दे रहा है आपको, PV टू द पावर A की वैल्यू यहाँ पर -1 है। तो इट इज इटसेल्फ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड बिकॉज इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो इस केस में वर्क डन क्या लिखेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है?
चलो खैर, बेकार है तुमसे पूछना, बिकॉज इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को ये नहीं भी याद है तो मैं, वेरी गुड फातिमा, वर्क डन आप लोगों को याद होना चाहिए कि एन आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, वन माइनस ऑफ ए, एन आर, एन विल बी वन, आर इज इक्वल टू, आर रहने दो, एन की वैल्यू वन है, वन मोल आपको गिवन है, तो एन की वैल्यू वन कर दो, इंटू आर, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, मैंने 127 कर दिया और इसको 27, इसका मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस इज 100, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वन, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन, ए इज दैट पावर, ये v का जो पावर है दैट इज बेसिकली a, तो वर्क डन अगर आप यहां से निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ r, ये आपका वर्क डन आएगा। दूसरा, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखना है तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ nr डेल्टा टी, nr डेल्टा टी। 3/2 कहां से आ गया सर? तो 3/2 इसलिए आ गया, गैस इज मोनोएटॉमिक, तो गैस अगर मोनोएटॉमिक है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, तो f/2 nr डेल्टा टी में ये f की वैल्यू 3 आ गई, तो 3/2 nr डेल्टा टी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3/2, नंबर ऑफ मोल इज 1 मल्टीप्लाइड बाय r विल बी r, आई विल बी टेकिंग इट एज r ओनली, ठीक है, r डेल्टा टी अगेन 100, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं कि डेल्टा u इज इक्वल टू, आपका सिंपली कितना हो जाएगा, तो 300/2 दैट इज इक्वल टू 150 टाइम्स ऑफ r। तो आप दो चीजें अगर कैलकुलेट हो गई तो हीट निकालने के लिए तो यू ऑलवेज नो दैट कि यू विल यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, तो इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू विल बी नथिंग बट इक्वल टू 150 तो 200 r, ये आ गया आपका डेल्टा क्यू। दिस इज हाउ यू अप्लाई द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, फिर उसके बाद आगे की कहानी पे डिस्कशन करते हैं। इसको नोट कर लो, नोट करके बताओ तो फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। डन, ओके। अब देखो सारे इंफॉर्मेशन यही हैं, मैं लिख देता हूँ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, या ऐसे कर लो, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम इफ प्रोसेस इज, प्रोसेस को बस हमने क्या किया, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3, मतलब प्रोसेस में बस ये बदलाव कर दिया है कि v इज डायरेक्टली, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर क्यू, मतलब लास्ट वाला जो प्रोसेस था दैट वाज pv, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, इस वाले प्रोसेस में हमने क्या किया, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब कर दिया है, तो अब इस प्रोसेस को हमें सॉल्व करके देखना है। तो अगेन हमने कोई प्रोसेस ऐसा नहीं पढ़ा है, चार जो प्रोसेस आपने पढ़े आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, वो चारों प्रोसेस में कोई सा भी प्रोसेस इस फॉर्म का नहीं है, तो इसका मतलब है कि 100% ये जो प्रोसेस है वो उन चारों में नहीं है, तो इसका मतलब है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है। बट आपको एक बात मालूम है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो फॉर्म लिखा जाता है वो पीवी टू द पावर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्म होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, बट ये अभी उस फॉर्म पे नहीं है, ध्यान से देखो, ये पीवी तो है ही नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ पर तो वी और टी है, तो मतलब पी और वी का रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, तो इस केस में सबसे पहले विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ पीवी टू द पावर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब उस फॉर्म में आप इसको चेंज करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, तो हमें मालूम है कि एज पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, तो पीवी की वैल्यू होती है एनआरटी, तो टी को आप यहाँ से कितना लिख सकते हैं, पीवी अपॉन एनआर, ठीक है, पीवी अपॉन एनआर लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर टी की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दो इस वाले इसमें, तो अगर आप टी की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पीवी अपॉन एनआर का क्यूब हो जाएगा, गलत तो नहीं बोल रहा मास्टर, ठीक है। एनआर अगर आप देखें तो एनआर इज अ कांस्टेंट टर्म, मतलब एन क्यूब अपॉन आर क्यूब विल बी अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर वेरिएबल पोर्शन है वो क्या है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, यही दो चीजें वेरिएबल पोर्शन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी क्यूब वी क्यूब। भाई कंफ्यूज मत होना कि सर एनआर कहाँ चला गया, तो एनआर कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। वैसे भी आप ये याद रखो कि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का खेल चल रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये कितना हो जाएगा, पी क्यूब है ये, तो पी क्यूब और ये वी क्यूब, ठीक है,
तो इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, पी क्यूब, ये वी स्क्वायर इधर से ले आओ या वी क्यूब का पावर कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब वी, यही हो जाएगा ना ये, देखो सर गलत बोल दिया क्या, एक काम करते हैं यहीं से इसको कांस्टेंट के टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं, ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर की जगह मैं कोई कांस्टेंट लिख देता हूँ के वेयर के इज व्हाट, वेयर के इज कांस्टेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू वी क्यू। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा पी क्यूब और ये वाला टर्म हो जाएगा वी इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी वी टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब दोनों का क्यूब रूट ले लूं तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्यूब रूट भी कांस्टेंट ही आएगा, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट एज अ कांस्टेंट ओनली। तो पीवी टू द पावर 1/3, ये देखो अगर आप, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी टू द पावर ए के फॉर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म का आ गया, ये वही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन गया। वंस इट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, राइटिंग द वर्क डन एंड ऑल दोस थिंग्स इज नॉट अ बिग डील। आप जब आपको ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पता चल गया तो आप वर्क डन वगैरह लिख सकते हो। वर्क डन कैसे लिखोगे, तो वर्क डन विल बी रिटन एज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, एन आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ ए। ए की वैल्यू बस यहाँ पर बदल जाएगी, ए की वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ पर, तो ए की वैल्यू रखी जाएगी 1/3। कोई दिक्कत, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, ए की वैल्यू 1/3। तो वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन विल बी रिटन एज इक्वल टू एन व्हिच इज इक्वल टू 1 इनटू आर विल बी एज इट इज डेल्टा टी की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। एंड यू कैन सॉल्व फर्दर, नोट करो, आगे बढ़ते हैं सर। I think it's done. Okay, good. One more. Sir, question. आपसे बोला गया कि heat is supplied to an ideal monoatomic gas according to law PV cube is equal to constant. Calculate C process, मतलब C process का क्या मतलब है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस निकालना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट आपको याद होगा कि स्पेसिफिक हीट नाम की कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, आपको अगर याद हो तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, किसी को कोई आइडिया? नहीं याद आ रहा भाई, हीट गिवन टू अ गैस, अगर आप याद करें तो एनसी डेल्टा टी होता है। अगर आपने हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है तो एनसीपी डेल्टा टी, और हीट को अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम टू द गैस दिया है तो आपका एनसीवी डेल्टा टी। याद करिए, आपने ऐसा पढ़ा था ना, दो स्पेसिफिक हीट, बेटा याद करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड को आप हीट करते हैं तो उसमें कोई कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का केस नहीं आता, बट गैस के केस में whenever you heat up a gas, so you can heat the gas at either at the constant pressure or you can heat the gas at a constant volume। मतलब अगर आप किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हो तो आप लिखते हो एनसीपी डेल्टा टी, वेयर सीपी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह से जब आप गैस को हीट करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसको आप लिखते हो एनसीवी डेल्टा टी, वेयर सीवी इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट यहाँ पर ये पॉइंट अलग है कि यहाँ पर ना तो ये
कांस्टेंट प्रेशर है, नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम है, बिकॉज पीवी टू द पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब पीवी वेरी कर रहा है और वी भी वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप डेल्टा क्यू को एक बात याद रखिएगा कि आपको प्रोसेस का सी प्रोसेस पूछा गया, सी ऑफ द प्रोसेस पूछा गया, सी प्रेशर नहीं है, ये सी ऑफ द प्रोसेस है। तो डेल्टा क्यू का जो यहाँ पर फॉर्म यूज करेंगे दैट इज एन सी डेल्टा टी, वेयर सी विल बी कॉल्ड एज सी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का सी स्पेसिफिक हीट विल बी कॉल्ड एज सी, राइट। मतलब इसका मतलब है डेल्टा क्यू निकाल लीजिए और एनसी डेल्टा टी से उसको इक्वेट कर लीजिए। तो काम क्या करना है यहाँ पर, आपको निकालना क्या, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकालें, तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए आई विल बी यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। अब डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू करने के लिए पहले हमें डेल्टा यू चाहिए और डब्ल्यू चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो डेल्टा यू अगर हमें लिखना हो तो डेल्टा यू तो आंख बंद करके आप लिख दो 3/2 टाइम्स ऑफ एन आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। और यहाँ से आपको वर्क डन लिखना है तो वर्क डन लिख लो एन आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, एन आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी सर, डिवाइडेड बाई कितना, माइनस ऑफ 2। तो यहाँ से बेटे मेरे लाल, यहाँ से अगर आप डेल्टा क्यू लिखेंगे तो फाइनली यू विल राइट डेल्टा क्यू एज 3/2 टाइम्स ऑफ एन आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करिए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू एन आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी इज नथिंग बट एन सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, एन एंड एन गोज, डेल्टा टी गोज, तो सी ऑफ द प्रोसेस विल बी इक्वल टू आर। सी ऑफ द प्रोसेस की वैल्यू कितनी होगी, आर के बराबर होगी। दाल चावल चढ़ा दो। एक कौन सा बिस्कुट दिया तू हमको, जीरा वाला खाइए, हम ना खाएं। आई होप सबने नोट कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक हमने पहले पढ़ा है। नाउ विल बी डीलिंग विद एडियाबेटिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक आपको पहले इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस आप अगर आप देखें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ही एक स्पेशल केस है। कौन सा केस है वो, तो देखिए सर, पॉलीट्रॉपिक एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे पहली बात है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0, देयर विल बी नो चेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एंड द प्रोसेस मस्ट बी डन। और ये कैसा प्रोसेस होगा, बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, प्रोसेस विल बी फास्ट फास्ट। मतलब ये अचानक या तो आप पिस्टन को दबाएंगे या अचानक पिस्टन को मूव कराएंगे बाहर की तरफ, या अचानक पिस्टन को मूव कराएंगे अंदर की तरफ। मतलब गैस विल बी कंप्रेस्ड आइदर सडनली और गैस विल बी एक्सपैंडेड सडनली। मतलब देयर विल बी नो टाइम लैग इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि सर आपके जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसको इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिलना चाहिए so that heat can exchange between the system and the surrounding, इसलिए प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि the walls of the container should be non conducting। नॉन कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि there should not be any exchange of heat between the system and the surrounding। तो इसलिए walls कैसे होने चाहिए सिस्टम के, तो walls should be non conducting। ठीक है, दूसरा प्रोसेस should be carried very at a fast rate so that के सिस्टम और सराउंडिंग को इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिले so that gas get exchanged between the system and the surrounding। तो आप देखिए सर इसके प्रोसेस में कहानी क्या है। तो आपको मालूम है कि सर डेल्टा क्यू जीरो फास्ट प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस की जो स्टेट इक्वेशन होती है वो होती है पीवी टू द पावर गामा
is equal to constant, where gamma you know very well कि gamma is nothing but Cp by Cv. आपको याद है कि गामा की वैल्यू क्या होती है, Cp by Cv होती है. गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस अगर लिखा जाए तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है. गामा फॉर डायटोमिक गैस अगर लिखा जाए तो डायटोमिक गैस के लिए 7/5 होता है. वो गामा फॉर ट्रायटोमिक गैस लिखा जाए तो दैट इज इक्वल टू 9/5. दैट यू ऑलरेडी नो, राइट. दूसरा, इसके कुछ और स्टेट्स को हम लिख सकते हैं. इसको फर्दर और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को. तो इसी को लिखने का एक तरीका है कि टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज आल्सो द वे ऑफ राइटिंग द सेम प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. लास्ट इसका दूसरा तरीका कि प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे पी टू द पावर 1 माइनस ऑफ गामा टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कितना बच्चे, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट. आपने क्या किया, बस चेंज किया है. सर कैसे चेंज किया है? अगर आपको कभी एग्जाम में याद ना हो कि भाई ये कैसे करा गया, तो याद रखिएगा ये चेंज किया गया यूजिंग दिस फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है. v की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, v इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी लिख सकते हो. ये वैल्यू अगर उठा के इसमें रख दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, p इंटू वी टू द पावर गामा. p v टू द पावर गामा की जगह आप लिख देंगे एन आर टी अपॉन p टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ऐसे लिख सकते हैं आप. इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, p t टू द पावर गामा अपॉन p टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सर आप सवाल करोगे कि सर nr कहाँ गया, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय nr. nr इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय nr बिकॉज nr इज आल्सो अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल रिमेन एज अ कांस्टेंट. ठीक है. तो यहां से आप इसको लिख सकते हो p ये 1 माइनस ऑफ गामा t टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो यही आपने यहाँ पर लिखा है. ठीक है. इसी तरह से अगर ये v को आप p के टर्म्स में लिख देते और उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो आपको जो ये रिजल्ट आता वो पहला वाला जो रिजल्ट लिखा मैंने वो आ जाता. एक्चुअली में आपने कुछ नहीं किया, इसी से चेंज किया है. ठीक है. नोट कर लिया आपने. नहीं, इसके ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये मान लो दो ग्राफ है. वैसे तो आप याद रखो कि एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ एक ही जैसा होता है. अगर ये प्रोसेस मैंने ऐसा लिया है और दो ग्राफ बनाए हैं, एक्सपेंशन के हैं ये दोनों ग्राफ, ये एक और ये दूसरा, ये ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है. आपको बताना इन दोनों ग्राफ में से कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है. विच ऑफ द टू इज एडियाबेटिक एंड विच ऑफ द टू इज आइसोथर्मल. मतलब विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट एडियाबेटिक प्रोसेस एंड विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट आइसोथर्मल प्रोसेस इन दिस ग्राफ. और दूसरा केस ऐसा ही, ये कंप्रेशन हो रहा है अनडाउटेडली. आपको बताना है दोनों में कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबेटिक. जल्दी जल्दी बताइए. तो पहले एक्सपेंशन में बताइए ऊपर वाला क्या होगा, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक. पहले ऊपर वाले में बताइए कि ये 1 और ये 2, कौन सा कर्व 1 और 2 में से कौन सा कर्व आइसोथर्मल और कौन सा कर्व एडियाबेटिक है. सेकेंड एडियाबेटिक है. वेरी गुड सीमा. फर्स्ट आइसोथर्मल है. बिल्कुल सही बात. अगर सेकेंड एडियाबेटिक है तो अनडाउटेडली फर्स्ट आइसोथर्मल तो होएगा ही. यस, फातिमा इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाइल सेइंग दिस कि ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है दिस इज आइसोथर्मल और ये वाला जो प्रोसेस है दिस इज एडियाबेटिक. सर आपको कैसे पता चला है इससे? आप पढ़ाते हो तो इसलिए आपको स्टाइल मार रहे हो. सर आपको ये पता चल जाएगा कि सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर आप स्लोप देखेंगे, स्लोप, तो इसका जो स्लोप होता है मैंने पहले लिखा भी है, माइनस पी बाई वी होता है. और इस वाले का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस ऑफ गामा
P by V। इसका मतलब आप इस बात को याद रखिए कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व is greater than slope of isothermal curve। एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? गामा टाइम्स। इसका मतलब कि जिसका स्लोप जितना ज्यादा वाई एक्सिस के तरफ होगा, मतलब देखो अगर स्लोप कैसे निकालते हो, ये अगर कर्व है तो इस पर टेंजेंट ले लो, ये ऐसे टेंजेंट ले लो, और ये दूसरा वाला कर्व है इस पे टेंजेंट लो। अगर आप ध्यान से देखें तो कौन ज्यादा खड़ा हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ खड़ा हुआ कौन सा दिख रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो अनडाउटेडली आपको दिखाई दे रहा होगा ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा खड़ा है, मतलब इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, मतलब इट इज फार अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप ज्यादा है। तो इसलिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस है नीचे वाला, और ऊपर वाला आइसोथर्मल प्रोसेस। बट जब इसी में आप इसी चीज को जब आप उल्टा करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, तो इस केस में स्लोप उलट जाता है। ये ऊपर वाला जो होगा इस केस में दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, और नीचे वाला जो होगा वो आइसोथर्मल। सर कैसे पता किया आपने? फिर से स्लोप से पता किया सर। रटिए नहीं, स्लोप देखिए। स्लोप अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस, ऐसा है। अगर इस पे आप स्लोप ड्रॉ, मतलब स्लोप चेक करें, तो स्लोप के लिए आप टेंजेंट बनाते हैं, और टेंजेंट का आप स्लोप देखते हैं। यहाँ पर आप स्लोप देखने के लिए यहाँ पर टेंजेंट बनाइए और इसका स्लोप देखिए, आपको खुद दिखाई देगा कौन सा एंगल ज्यादा है। जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है, सीधी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन दो की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों में आपको कर्व से पता चल सकता है कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। याद रखिएगा, आइसोथर्मल का जो कर्व होगा उसका स्लोप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ, सॉरी, आइडियाबेटिक का जो कर्व होगा उसका स्लोप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल का कर्व। सीधी बात है। ठीक है, तो देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मुझे इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना हो, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो आइसोथर्मल के केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P2V2 माइनस ऑफ P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ गामा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में 1 माइनस ऑफ ए होता है, यहाँ पर 1 माइनस ऑफ गामा होगा। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NR मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस ऑफ T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ गामा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस केस में अगर आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू लगाएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यहाँ पर डेल्टा क्यू इज नथिंग बट जीरो। तो यहाँ पर जो डेल्टा यू होगा दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। डेल्टा यू क्या होगा सर? तो डेल्टा यू ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा। दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट यू गेट फ्रॉम दिस। ठीक है, चलिए सर एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है सर कि गैस का टेम्परेचर, gas is at 127 degrees centigrade, expanded adiabatically to 8 times of its initial volume. The gas is monoatomic, अगर गैस आपकी मोनोएटॉमिक है, एंड n is equal to 1, फाइंड पहला फाइनल टेम्परेचर और दूसरा वर्क डन। ये दो चीजें आपको चाहिए। कैलकुलेट करिए, आप लोग कर सकते हैं, आप फॉर्मूला आपके पास है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, प्लीज करिए। गैस का वॉल्यूम हमने 8 टाइम्स कर दिया, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम इज मेड टू बी 8 टाइम्स ऑफ V।
इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम 8V कर दिया। कैसे करोगे आप? देखो देखो भाई, T1 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा है पीवी वाला, ये फॉर्मूला एनआर डेल्टा टी वाला, इसमें याद रखिएगा टेम्परेचर इज टू बी यूज इन डेल्टा केल्विन या केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर को केल्विन में आप हमेशा कन्वर्ट कर लिया करिए। तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है 273 ऐड करते हैं आप तो ये हो जाएगा 400 केल्विन, राइट। और आपका वॉल्यूम अगर इनिशियल वाला है सर, वॉल्यूम आपका जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू V, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8V। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको याद होगा। तो आपको याद होगा ये भी कि टीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये गैस को आपको बोला गया है कि दिस गैस इज मोनोएटॉमिक, तो V। यहाँ पर आप ये लिखिएगा गामा, गामा की वैल्यू मैंने मोनोएटॉमिक गैस के लिए बोला था शायद 3/2, तो 3/2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/2 बोला था या 2/3 बोला था, क्या बोला था, CP/CV। मोनोएटॉमिक गैस का CP/CV जल्दी बताना मेरे को। 5/3। सॉरी 5/3, थैंक यू। 5/3 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा TV टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है T और V का दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब T1 V1 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर 2/3। ठीक है, ये ऐसे। तो इसका मतलब सर V2 आपको पता है और आपको T2 निकालना है, तो T2 की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1 V1 अपॉन V2 टू द होल टू द पावर 2/3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू 400, V1 की वैल्यू कितनी सर, V8V टू द पावर 2/3, V से V कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू यहाँ से आप निकालिएगा तो 400 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो एक याद रखो कि 8 को हम 1/2 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, टू द पावर 2/3। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला 3 से 3, ये जो 3 पावर है और ये वाला पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू 100 केल्विन हो जाएगी, T2 विल बिकम इक्वल टू 100 केल्विन। ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो गया। वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन आपको पता है NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा। डेल्टा T कितना होगा, 300, 400 माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो आपको गामा मतलब डेल्टा T की वैल्यू पता है तो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसको नोट करो, वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे। हरी आप इज इट डन? ठीक है, फातिमा ने नोट कर लिया एंड आई एम टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड कि अगर फातिमा ने नोट कर लिया तो आप बाकियों ने भी नोट कर लिया होगा, नबील भाई ने भी नोट कर लिया होगा, शिवा रियाज ने भी नोट कर लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो आगे का क्वेश्चन ये है हमारा सर, क्वेश्चन है कि एयर इज फिल्ड, एयर इज फील्ड, आज इसको निपटाते हैं सर, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह वो वाला जो पूरा पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। एयर इज फील्ड, एयर के लिए गामा इज इक्वल टू 5/3। बच्चों ये सवाल आप लोग करेंगे, खुद से करके मुझे बताइए। इन ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑटोमोबाइल पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल टायर, मतलब ये जो ऑटोमोबाइल अपनी गाड़ियां होती हैं उसके टायर में हवा भरते हैं ना, तो टायर ऑफ वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब, कितना हवा भर सकते हैं, कितना टायर का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब एट 32 ATM। एटीएम आप लोग सबको पता है, ये ऑल्ट टेलर मशीन की बात नहीं हो रही है, एटीएम इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर सिंपली, एटीएम प्रेशर।
ठीक है, सडनली टायर एक्सप्लोड्स, ज्यादा हवा भर दोगे तो टायर फट जाता है, तो टायर एक्सप्लोड्स। इसलिए आपने देखा होगा गर्मियों में जितना आपके टायर का वॉल्यूम है कंपैरेटिवली हमें उस टायर में हम जितना वॉल्यूम है उससे कम हवा भरते हैं। तो गर्मियों में वैसे भी गाड़ी चलेगी तो वो जो टायर है वो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा ड्यू टू द हीटिंग, तो इसलिए उसमें कम हवा भरते हैं क्योंकि ज्यादा एक्सपैंड करके फट फुटा ना जाए, तो एक्सप्लोड्स एंड फाइनल प्रेशर बिकम्स, एंड जाहिर एक्सप्लोड करेगा तो कुछ गैस या कुछ हवा बाहर निकल जाएगी, तो जो हवा बचेगी उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो एंड फाइनल प्रेशर बिकम्स 1 atm। ठीक है, फाइंड फाइनल वॉल्यूम। जाहिर सी बात है कि प्रेशर घटा है तो वॉल्यूम तो कम हुआ ही होगा, तभी तो प्रेशर कम हुआ। फाइंड फाइनल वॉल्यूम, तो आपको बताना है कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। सर ये क्वेश्चन आप लोग करिए और खुद से करिए प्लीज। किसी का आंसर आया? एनी वन ऑफ यू, जल्दी। सर अपने को आगे भी पढ़ना है। एनी वन ऑफ यू हैव गॉट एनी आंसर? 5 आप लोग हैं, फातिमा, नबील, शिराज, सॉरी शीबा, शिफत एंड स्वालेहा। आप लोगों में किसी का आंसर आया? अच्छा, आप लोग सारे मेडिकल वाले हो ना? फातिमा? सर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। फातिमा आप मैसेज किया? अच्छा, तो कब है पेपर, कब है अभी नीट वाला पेपर कब है? एग्जैक्ट डेट याद दिलाना। 12 सितंबर। इसका मतलब है कि सर ये जुलाई खत्म ही हो रहा है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ता बचा है, हाँ एक हफ्ता तो बचा ही, एक हफ्ते से ज्यादा ही बचा है। और अगस्त, जुलाई अगस्त और 12 सितंबर, ऑलमोस्ट मोर और लेस 12 और 19, ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन मिला लें तो पौने 2 महीने के आसपास बचा है। ठीक है, और बाकी चीजें तो चल ही रही हैं आप लोगों की। थोड़ी भी मेहनत कर लोगे तो यार अच्छा रैंक, अच्छा कुछ कर लोगे आप लोग। मार्क्स वार्क्स मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट में क्या कर रहे हो आप, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा भी जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यकीन रखो कि इसके बाहर आपको नीट में सवाल नहीं आए। ये जो क्रैश कोर्स में भी बता रहा हूँ मैं, वो उसमें बाहर नहीं आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना ईमानदारी से, ईमानदारी से थोड़ा सा सीरियसली कर लो, और ये यकीन करके कर लो कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो सब काम की चीजें ही करा रहा है वो, तो इंशाल्लाह कुछ अच्छे मार्क्स पे आ जाओगे आप। तो खैर चलिए,
सर द प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि आपको इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है 32 atm। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि फाइनल जो प्रेशर है P2 दैट इज इक्वल टू 1 atm, आपको फाइनल वॉल्यूम बताना है। तो ये इसमें प्रेशर और वॉल्यूम वाला रिलेशन लगाइए। प्रोसेस इज स्टिल एडियाबेटिक बिकॉज, अच्छा इसमें कैसे समझ में आएगा कि सर ये एडियाबेटिक है या नहीं है? इसमें कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि एडियाबेटिक है? सर यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है? सर जो पूछू वो बोलो तो मजा है। सर इसमें क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ है कि एडियाबेटिक है? कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। देखो Yes, एयर sir. इज फिल्ड ऑटोमोबाइल टायर ऑफ वॉल्यूम इतना 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 इतना, तो एडियाबेटिक कहाँ लिखा हुआ है? तो सर आपको कैसे पता कि एडियाबेटिक है? मुझे पता है, मैंने एक टर्म लिखा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था कि ये जो होगा ये बिल्कुल फास्ट रेट पे ये प्रोसेस होगा। भाई टायर का फटना बहुत स्लो प्रोसेस है या अचानक से फटता है टायर? अचानक से फटता है सर। और वो इतना अचानक है कि उसमें आपके जो सराउंडिंग है और जो सिस्टम है उन दोनों को इतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो आपस में हीट का एक्सचेंज कर सके, आदान प्रदान कर सके हीट का। ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए समय की आवश्यकता है। मतलब टू एक्सचेंज हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट अ टाइम इज रिक्वायर्ड। भाई प्रोसेस अगर बहुत मतलब इस तरह से स्लो प्रोसेस हो, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, उसके लिए तो स्पेशली एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हैव यू हर्ड दैट वर्ड? क्वासी स्टैटिक कभी सुना है आप लोगों ने? क्वासी स्टैटिक मतलब सेमी स्टैटिक। क्वासी का बेसिक मतलब होता है सेमी। सेमी स्टैटिक प्रोसेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना यार, थर्मोडायनेमिक्स। क्वासी मतलब इतना स्लो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल कि उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई इतना स्लो प्रोसेस है कि सिस्टम और सराउंडिंग को इतना टाइम मिल रहा है कि वो आपस में हीट का लेन देन कर सके। बट ये जो प्रोसेस है ये इतना सडन प्रोसेस होता है कि इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बीइंग दिस प्रोसेस अ वेरी सडन प्रोसेस। ठीक है, ये बिकॉज इट इज अ वेरी सडन प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, सडनली द टायर एक्सप्लोड्स, ठीक है, तो इसीलिए सडनली वर्ड से हमें ये समझना पड़ेगा कि दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। बात समझ में आई? इसका मतलब है कुल मिला जुला के मतलब है कि हमेशा प्रोसेस में एडियाबेटिक ही लिख दे ये जरूरी नहीं है, कुछ कहीं कहीं आपको अपनी बुद्धि भी चलानी पड़ेगी। तो खैर, तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 बिकॉज द गैस इज मोनोएटॉमिक वंस अगेन, तो P1 V टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर 5/3। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे आप सर। तो यहाँ से आप इसको फर्दर आप लिख लीजिए P1 V1 ये जो भी वैल्यूज है उसको पुट कर दीजिए और फाइनली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई कठिनाई? ठीक है, इसमें दो काम आप कर सकते हैं कि बिकॉज आपको फाइनल वॉल्यूम पूछा गया है तो आप ये काम ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम को आप फ्री कर दें फ्रॉम पावर। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, थोड़ी सी अगर चीजें कर लें तो। अगर नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट जस्ट टू मेक द सिंप्लीफिकेशन क्वाइट इजियर फॉर यू, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, P2 टू द पावर 3/5 V2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? V2 आप लिखेंगे तो V1 मल्टीप्लाइड बाई V1 मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन P2 टू द पावर 3/5। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 आपको गिवन है 2, V1 आपको बोला गया 32, P2 आपको बोला गया कि 1 हो जाता है टू द पावर 3/5। तो 32/1 टू द पावर 3/5, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो V2, तो 2 इंटू 3/5 ऑफ 32। तो 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 लिख सकते हैं क्या? देखो 2 पे पावर 5 अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गया, 2 2 4 2 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 को आप 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 5, 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 6 8, 8 दूना 16, इसका मतलब 16 मीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम। भाई आपका जो वॉल्यूम है उसका टायर का वो 2 मीटर क्यूब था और आपने उसको कितना टाइम्स कर दिया? 8 टाइम्स कर दिया, तो जाहिर सी बात है फटेगा भाई, वो फट गया वो। ठीक है सर। सर 64 नहीं आएगा? काहे? 64 टू, होगा ना, क्योंकि बाहर भी 2 है। तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो 2 का क्यूब तो 8 ही होता है ना बेटा। छुटकी 5 से 5 कट गया ना,
2 to the power 3 हो गया ना ये, 2 into 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है ना बेटा, यस सर, वो नहीं समझी मैं। कंफ्यूजन हो गई। ओके चलिए ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए सर, लास्ट पॉइंट मैंने इरेज कर दिया भाई, उसको आगे सुन लीजिए, बस आखिरी की बातें सुन लीजिए। कार्नोट्स इंजन का नाम सुना है आप लोगों ने? कार्नोट्स इंजन, ये केमिस्ट्री में नहीं है, ये फिजिक्स में है। ये केमिस्ट्री के इस सिलेबस में नहीं है, आपके फिजिक्स के सिलेबस में आपने कार्नोट्स इंजन सुना होगा, पढ़ा होगा, और आपने नॉर्मल इंजन भी सुना होगा। तो एक्चुअली में अगर आप कार्नोट्स इंजन की बात करें तो कार्नोट्स इंजन में सिंपल सी बात यह है कि सर कार्नोट इंजन में 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में 4 स्टेज की 1 बाय 1 तो बात नहीं करूंगा यहाँ पर, बट आप लोगों को एक आइडिया होगा कि 4 स्टेजेस होते हैं। और कार्नोट्स इंजन में, कार्नोट्स इंजन और नॉर्मल इंजन में फर्क क्या होता है? तो कार्नोट्स इंजन और नॉर्मल इंजन में बस फर्क इस बात का है कि कार्नोट्स इंजन में आप जो ये वैल्यूज हैं उसको आप देखिए कैसे लिखते हैं या क्या करते हैं। तो कार्नोट्स इंजन में मैं 4 स्टेजेस पहले आपको बता देता हूँ। पहला स्टेज होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कार्नोट्स इंजन में सबसे पहला जो स्टेज होता है, कार्नोट्स इंजन में पहला स्टेज जो होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। स्टेजेस याद रख लो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। दूसरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तीसरा होता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथा होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन टिल इट रीचेस द सिस्टम रीचेस टू द इनिशियल स्टेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होगा, और हीट एब्जॉर्ब होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपने हीट एब्जॉर्ब किया है, हीट एब्जॉर्ब, एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा एंड दैट टेम्परेचर वुड बी इक्वल, दैट वुड बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, कोई कठिनाई? इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस इज, ठीक है सर, अरे हट भाई, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। यहाँ पर एडियाबेटिक में कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो जब ये क्यू की वैल्यू 0 होगी तो इस केस में क्या होएगा? इस केस में आप ये कह सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये एक गैस तब तक एक्सपैंड करेगी जब तक गैस का जो टेम्परेचर है वो आपके सिंक के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर इसका गैस का, टेम्परेचर फाइनल ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिंक। सिंक नाम सुना होगा ना, कि 2 तरह की बॉडीज होती हैं, एक होती है हायर टेम्परेचर पर जिसको हम सोर्स कहते हैं, और दूसरी होती है लोअर टेम्परेचर पर जिसको सिंक या रिजर्वायर कहते हैं। तो उसका जो टेम्परेचर है और जितना गैस का टेम्परेचर है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में। उसके बाद सर क्या है सर, उसके बाद क्या कहानी है? उसके बाद है सर हमारा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन मतलब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो हीट रिजेक्ट होगी, और हीट जो यहाँ पर रिजेक्ट होगी वो किससे प्रोपोर्शनल होगी? दैट विल बी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला केस है एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसमें फिर से डेल्टा क्यू, देयर विल बी नो चेंज ऑफ हीट, 0। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस वो फाइनली किसके बराबर हो जाती है? दैट बिकम्स इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। ठीक है, जो इनिशियल टेम्परेचर था उसके बराबर हो जाती है। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, और इसका ग्राफ या डायग्राम अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जब हम डायग्राम ड्रॉ करते थे, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम हम ड्रॉ करते थे, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते थे? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इसका जो स्टेट का जो ये आपका डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये वाला आपका टेम्परेचर ऑफ द सोर्स के बराबर है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द सोर्स के बराबर आपका टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द सोर्स के बराबर है, बिकॉज यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, Q इज बीइंग एब्जॉर्ब। ठीक है, ये प्रोसेस जो है आपका ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस, यहाँ पर इस पॉइंट को हम A कह लें, इस पॉइंट को हम B कह लें, इस पॉइंट को हम C कह लें। यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। उसके बाद यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी, Q इज रिजेक्टेड, और Q यहाँ पर रिजेक्ट होगा, और यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। कितनी हीट रिजेक्ट होगी वो सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा।
यहाँ पर जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर सिंक के बराबर, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर सिंक के बराबर, उसके बाद फिर से ये एडियाबेटिक प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है सर, तो ऐसा ही कुछ कहानी होती है। अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें, तो ब्लॉक डायग्राम में आप ये कह सकते हो कि ऊपर ये सिंक है आपका, ये आपका वर्किंग या इंजन या जो भी कह लें आप, वर्किंग गैस या इंजन या वर्किंग पोर्शन, और ये आप कह सकते हैं कि आपका ये सोर्स है। ठीक है, हॉट रिजर्वायर जिसको हम कहते हैं, हॉट रिजर्वायर या सोर्स एक ही बात। हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स एंड इट इज बीइंग रिजेक्टेड टू द सिंक। हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स, और रिजेक्ट किस पे होगा, सिंक पे होगा। ये जो इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स माना है मैंने, इसको टेम्परेचर ऑफ द सिंक माना है, और इस पे वर्क हो रहा है, दिस वर्क विल बीइंग डन हियर। ठीक है, इंजन कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, और क्यू रिजेक्ट कितना होगा, कितना हीट रिजेक्ट होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ठीक है, यहां तक नोट करिए, कहानी आगे, स्पेस कम हो गया तो पहले यहां तक नोट करिए, तो मैं आगे बताऊं। डन। जी सर, चलिए सर, तो फाइनली इसमें अगर हम फॉर्मूला लिखें, इसमें हीट एब्जॉर्ब ये सब आपको मैंने बता दिया। तो देखिए, फाइनली फॉर्मूला अगर हम लिखें, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि क्यू एब्जॉर्ब इज नथिंग बट क्यू रिजेक्टेड प्लस ऑफ वर्क डन। पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि हीट एब्जॉर्ब जो होगा, क्यू कितना रिजेक्ट हुआ, वर्क डन को ऐड कर दो तो हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा, बिकॉज जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है उसका कुछ पोर्शन इज डूइंग सम वर्क एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज बीइंग रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, मतलब सिंक। ठीक है, तो कितना हीट रिजेक्ट हुआ प्लस कितना वर्क डन हुआ, उसका कितने पोर्शन ने वर्क किया, कितने हीट के, मतलब मान लो कि 10 जूल इज द हीट एब्जॉर्ब, 8 जूल वर्क में कन्वर्ट हुआ है, 2 जूल इज बीइंग रिजेक्टेड। तो इसका मतलब है कि 8 प्लस ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 10। दैट मींस वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड विल बी इक्वल टू द टोटल हीट बीइंग एब्जॉर्ब। इसलिए मैंने लिखा है हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड प्लस ऑफ द वर्क डन। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि इफिशियंसी, इफिशियंसी इस केस में लिखा जाता है इफिशियंसी 1 माइनस ऑफ क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब। इफिशियंसी क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू अब्जॉर्ब। ठीक है, ये इसी में इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला होता है, 1 माइनस ऑफ टी ऑफ द सिंक divided by T of the source, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिंक टू द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। दिस इज बेसिकली इट्स इफिशियंसी। और यहाँ पर और नॉर्मल इस इंजन में और नॉर्मल हीट इंजन में बस फर्क इसी बात का है कि यहाँ पर जो आप इफिशियंसी है उसको हीट और टेम्परेचर दोनों के टर्म्स में लिख सकते हो, बट नॉर्मल जो हीट इंजन होते हैं उसमें आप इफिशियंसी को दोनों के टर्म्स में नहीं लिख सकते। ठीक है सर, तो दिस इज अबाउट द कार्नोट्स इंजन। ये कार्नोट्स इंजन की कहानी है, ये कार्नोट इंजन है। ठीक है, कार्नोट इंजन में एक और चीज आती है जिसको हम कार्नोट का रेफ्रिजरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आप ये कह सकते हो कि रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली अ कार्नोट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब होता है, रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये नोट कर लो, तो मैं कार्नोट्स का वो बता दूं, रेफ्रिजरेटर बता दूं जल्दी से। डन सर, तो देखिए लास्ट पॉइंट ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट दैट इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में आप कह सकते हो कि इट्स अ कार्नोट इंजन
it's a Carnot engine working in reverse direction. What is meant by reverse direction here? तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. देखो कार्नोट इंजन जो आपने अभी पढ़ा है हीट इंजन, उसमें आपने ये देखा है कि आपका जो हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर एंड इट इज बीइंग रिजेक्टेड टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ कार्नोट इंजन. बट इस केस में अगर आप रेफ्रिजरेटर में देखो तो रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है. उल्टा का क्या मतलब होता है? उल्टा का मतलब ये होता है कि द हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एंड इट इज रिजेक्टेड टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर. मान लो इसको मैं कह देता हूँ सोर्स, मतलब ये हॉट रिजर्वायर जिसको कह सकते हैं आप. ये रेफ्रिजरेटर है आपका, रेफ्रिजरेटर. ठीक है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पर ये सिंक है. तो यहाँ पर उल्टा होता है, ये लो टेम्परेचर पे होगा, ये हाई टेम्परेचर पे होगा. मान लो इसका टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और ये टेम्परेचर ऑफ द सिंक. अनडाउटेडली टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड सोर्स को अगर कंपेयर करें तो सोर्स का टेम्परेचर वुड ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक. यहाँ से हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद जो बची हुई हीट है वो यहाँ रिजेक्ट होगी. ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, दैट हीट एब्जॉर्ब्ड विल अगेन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड हीट रिजेक्टेड this time is heat is being rejected to the body at higher temperature. बात समझ रहे हो? बॉडी एट हायर टेम्परेचर को हीट रिजेक्ट हो रही है इस केस में. क्लियर? एक्चुअली में कार्नोट इंजन में आपने क्या किया था? तो कार्नोट इंजन में आपने हायर टेम्परेचर से हीट लिया था, मतलब ये बॉडी एट हायर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब किया था और रिजेक्ट किया था टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, मतलब सिंक को हीट रिजेक्ट किया था. यहाँ पर आपने उल्टा किया, सिंक से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो और बॉडी एट हायर टेम्परेचर. आपको मालूम है रेफ्रिजरेटर में जो आपका सिंक होता है वो बेसिकली कौन होता है? तो जो आपके अंदर के फूड स्टफ्स रखते हो ना आप रेफ्रिजरेटर में, जो भी आप खाना पीना रखते हो, दैट बिहेव्स एज अ सिंक. ठीक है, वही आपका सिंक है. उससे हीट एब्जॉर्ब करके और किसको आप ट्रांसफर करते हो? सराउंडिंग को देते हो. ठीक है, इस केस में ऐसा करने के लिए क्या होगा? वर्क हैज टू बी डन. देखो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड. आप एक बात याद रखिए, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है. बोलो हाँ की ना? आप लोगों को मालूम होगा ना कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. टेल मी यस और नो? यस सर. मगर यहां पर हम रेफ्रिजरेटर के केस में क्या करवा रहे हैं? रेफ्रिजरेटर के केस में हम ये करवा रहे हैं कि सर वी आर टेकिंग द हीट from the body at lower temperature and we are transferring it to the body at higher temperature. तो लोअर से हायर को दे रहे हैं. तो ये तभी हो सकता है कि जब आप लोअर से हायर को अगर हीट देना चाहते हो, जो हीट का नेचुरल प्रोसेस है उससे उल्टा अगर आपको हीट को फ्लो कराना चाहते हो तो आपको बाहरी कार्य करना पड़ेगा. मतलब यू विल हैव टू परफॉर्म वर्क ऑन द गैस, तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है. एसी में भी, एयर कंडीशन में भी यही होता है. तो एक्चुअली में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो इतना ज्यादा क्यों आता है? दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि आप उल्टा काम करा रहे हो. तो आपको जो एसी में या रेफ्रिजरेटर में जो मोटर चाहिए वो बहुत हाई पावर का चाहिए, तभी वो उल्टा काम करेगा. जो ठंडा है उसको और ठंडा कर रहा है और जो बाहर सराउंडिंग गर्म है उसको और गर्म कर रहा है, मतलब हीट को लोअर टेम्परेचर से उठा के हायर टेम्परेचर पे पहुंचा रहा है. ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ वर्क करें, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वर्क करें. तो जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप चूसेंगे, तो जाहिर सी बात है उतना ज्यादा आपका बिल आएगा, सीधी बात है. तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं पहला पॉइंट, क्यू रिजेक्टेड इज इक्वल टू क्यू एब्जॉर्ब प्लस ऑफ वर्क. द कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ प्लस कितना वर्क हुआ, दैट इज बेसिकली द हीट रिजेक्टेड. ठीक है, दूसरा क्या है सर? क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब. इस केस में आप ये कह सकते हैं कि दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग अपॉन या सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सिंक. पॉइंट नंबर थर्ड, इस केस में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. इसको बीटा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू ए, दैट इज हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस ऑफ 1. ये इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सिंक माइनस ऑफ 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है सर, ये आपके रेफ्रिजरेटर की कहानी.
ओके, तो सर यहाँ तक मैंने आपको जो ये पूरा यूनिट था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, और उससे पहले वाला जो पोर्शन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो जो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट था, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका। इसके बाद वी आर इन पोजीशन टू स्टार्ट अ न्यू पोर्शन ऑफ योर होल सिलेबस, दैट पोर्शन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो जो पोर्शन है सर जो हम स्टार्ट करेंगे अब, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पोर्शन में अब हम कहानी सुनाएंगे आपको